Welcome to Indian Institute, फाजिल्का. माई सेल्फ मिस कोमल अंगी. तो आज हम हिंदी का एक नया कंसेप्ट शुरू करते हैं. हमने यहाँ पे ख़त्म किया था एक मोटिवेशनल क्वैट पे, और उसी मोटिवेशनल क्वैट से शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक मैंने वीडियो में आपका एंड मतलब आपकी वीडियो को यहाँ तक एंड किया था. आई जस्ट यहाँ पे मैं हमेशा एक मोटिवेशन से शुरू करती हूँ और मोटिवेशन पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अकॉर्डिंग टू हम साइकोलॉजी भी देखें तो थॉर्नडाइक कहता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस. ठीक है, तो हमारी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कुछ सीखते हैं, क्योंकि एक स्पिरिट ही है ना. तो जो इंसान को जीने की शक्ति दे सकते हैं, है ना. आई थॉट हमारी +2 और 1 में एक स्टोरी होती थी एमाइल वाली, जिसमें क्या था कि एक लड़की मरने वाली होती है. ठीक है, तो वो पेड़ की आखिरी पत्ते को देखती है कि उसको ये लगता है कि पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं जो उसे विंडो से दिखते हैं. तो उसे ऐसा लगता है कि जब ये आखिरी पत्ता झड़ेगा तो मैं भी मर जाऊंगी. देन देयर वाज अ पेंटर. तो वो क्या करता है कि एक रात बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो पत्ता झड़ जाता है, लेकिन वो उसके उठने से पहले उस पत्ते पे क्या करती है, उस पर एक नकली पत्ता लगा देता है पेंट करके, जस्ट जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही है, उसको अच्छी तरह चिपका देता है. तो धीरे धीरे जब वो पत्ता वहाँ पे लगा रहता है तो उसको ये होता है कि नहीं, अब अगर इतनी बारिश के बाद ये पत्ता नहीं झड़ा तो मेरे पे इतनी विपत्तियाँ आई हैं तो मैं भी क्योर कर सकती हूँ. और धीरे धीरे जैसे बसंत आती है और फिर पत्ते वापस आ जाते हैं और वो फिर झिलमिला उठती है. मतलब कहने का कि ज़िंदगी में जीने के लिए एक होप ही बहुत होती है. तो हमारे पास तो बहुत से रीज़न हैं, और हर काम को करने के लिए एक स्पिरिट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इसके लिए मैं मोटिवेशन देती हूँ. उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं. अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी उपलब्धियाँ बढ़ रही हैं, तो निश्चित है आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेंगी ही. ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा. ठीक है, आप अपनी आलोचनाओं से ये ना देखें कि लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, ये देखें कि आप आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, आलोचना भी उसी पर्सन की होती है जिसमें कुछ क्वालिटी होती है, जिसमें कुछ बात होती है. वो कहते हैं ना, बात भी उसकी होती है जिसमें कुछ बात होती है. तो चलो हम कुछ, आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने मुझे क्लास में पूछा था कि अनुनासिक और अनुस्वर में क्या अंतर होता है. तो ये मैं बेसिक चीज़ क्लियर कर रही हूँ आप लोग को. अनुनासिक और अनुस्वर में मूल अंतर ये है कि अनुनासिक एक स्वर है. ठीक है, जिसको हम चंद्र बिंदु भी बोल देते हैं. अनुनासिक क्या है? एक स्वर है जिसको हम चंद्र बिंदु भी कह देते हैं. जबकि अनुस्वर क्या है? एक व्यंजन है. मतलब जैसे हंस और हंसना. हंस एक पक्षी है, हंसना एक क्रिया है. व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी भाग को टकराकर, हम जानते हैं कि व्यंजन स्वर में क्या फ़र्क है. स्वर स्वतंत्र हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है. स्वर व्यंजनों की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता बिना नहीं बोले जा सकते. बिल्कुल वही कंसेप्ट है. अनुस्वर का संबंध पंचम वर्ण से है ना. 5th जो बाधा आता है तो उससे है, तो वो व्यंजन है. अनुनासिक का संबंध मात्रा से है. ठीक है, दीर्घ मात्रा से है. तो वहाँ पे अगर हम मात्रा जहाँ पे है, मात्रा पे हम लगा रहे हैं, तो इट मीन्स वो स्वरों की आवाज़ जहाँ पे आएगी वहाँ पे अनुनासिक होगा. जहाँ पे सिर्फ व्यंजन है वहाँ पे क्या होगा? अनुस्वर होगा. तो अयोगवा की अगर हम बात करते हैं, अयोगवा 2 हैं. तो अनुस्वर एक अयोगवा है. ठीक है, और विसर्ग भी एक अयोगवा है. विसर्ग की आवाज़ क्या होती है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है. ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें ना स्वरों में रखा जाता है और ना ही व्यंजनों में रखा जाता है उनको अयोगवा कहते हैं, जिनका ना तो स्वरों से योग है और ना ही व्यंजनों से योग है. तो किसी स्वर, इनका उच्चारण अ आदि किसी स्वर के बिना नहीं हो सकता. मतलब इनके पास एक्चुअली में अपना कोई वर्ण ही नहीं है. इन्होंने अ की सहायता से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी है. ठीक है, तो इसके बाद आई होप आपको क्लियर हो गया होगा.
तो अनुस्वर देखो का प्रयोग पंचम वर्ण के साथ हो रहा है। जैसे अनुस्वर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो पंचम वर्ण के लिए करते हैं। हम कैसे देखते हैं कि जिस पे वो अनुस्वर लगा हुआ है, ठीक है। मान लो ये देखो, एक मिनट, देखो गंगा पे ये लगा हुआ है अनुस्वर, जिस पे लगा हुआ है उसका हमने नेक्स्ट वाला देखना है। इसका तो चलो ग ग सेम है, इसका हमने नेक्स्ट वाला देखना है। ये जो ग है, क की लाइन क्या है, और क की लाइन का पंचम वर्ण क्या है, ये वाला है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, गड़ंगा, ठीक है। गंगा ये वैसे तो चंचल में इसमें च देखना है हमने। च की लाइन का फिफ्थ वन क्या है, ये, तो ये आ जाएगा। मुंडन में हमने ड देखना था, सेकंड वाला देखना होता है ना, इसके बाद वाला। तो इसमें ड किस लाइन के, ड की लास्ट वाली लाइन वाला ये है, तो ये आ जाएगा। वैसे संबंध में क्या है, म था, ब प फ ब भ म होता है, तो वो ब प वाली लाइन का था, उसका लास्ट क्या था, म, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर न का यहाँ पे रह गया वो मैं लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पंथ, पंत लिखा है, मान लो पंत में त है लास्ट वन, यहाँ पे बिंदी लगी है, मान लो पंत लगा है, पंत में त है, तो त में क्या आएगा, यहाँ पे पंथ न आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रख लेना है। ये सारों की सारी जो एग्जाम्पल हैं सारे के सारे अनुस्वर में दी गई हैं, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बिंदी या चंद्र बिंदु को यानी कि अनुनासिक को हिंदी में अनुस्वर और अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वर स्वर के बाद आता है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि सिर्फ नाक से निकलती है। और अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस आती है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। और ये शिरोरेखा के जो कि ऊपर आता है, ठीक है। शिरोरेखा आप समझते हो कौन सी है। तो हम एक छोटा सा ये देख लेते हैं, आप लोग को ये जो डाउट था। तो वो मूल व्यंजन पूछता है तो 33 बन जाते हैं। कैसे 33 हैं, देखते हैं हम कैसे 33 हैं, ठीक है। 25 तो ये हो गए, ठीक है, +4 ये हो गए, +4 ये हो गए, कितने हो गए, 33, ये 33 हो गए। इन सारों को 5 की 5 जो लाइनें, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अंतःसत, इसको क्या कहते हैं, ऊष्म, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये पांचों की पांचों को अनुनासिक, और इसको क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। हमने मूल में किसको काउंट करना है, 25 स्पर्श को, 4 अत्यसत को और 4 ऊष्म को। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 33 का ये हमारा आंसर बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन कहा था कि मैम 39 कैसे आ गए, 39 हम कैसे काउंट करेंगे, तो वो फिर ये संयुक्त का आ जाएगा ना, 4 + 2 6 ऐड करेंगे तो 39 बन जाना है, ठीक है। तो मूल हम 33 कैसे काउंट करते हैं आप लोग जानते हो, 33 व्यंजन मूल व्यंजन है। और जो संयुक्त व्यंजन है आप इसको देख सकते हो प्रॉपर, ये जो संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं, आधा क + श मिलाने से क्ष बनता है, आधा त + र मिलाने से त्र बनता है, आधा ज + य मिलाने से ज बनता है, और आधा श + र मिलाने से श्र बनता है। और ये दोनों को अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये जो दो हमारे पास पड़े हैं ना, ये जिनको मैं अभी हाइलाइटर की वजह से दिखा रही हूँ, ये क्या है, ये दोनों क्या है, अतिरिक्त भी कहा जाता है, इनको द्विगुण भी कहा जाता है, और इनको उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, ये अत्यसत हैं, और ये क्या है,
ऊष्म है, ठीक है, जिनको संघर्षी भी कहा जाता है, और ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये जो फिरोजी में ब्लू में लिखे हुए हैं इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ये 11 क्या हैं, स्वर हैं। ये टोटल 52 का डिवीज़न की हुई है, आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको ध्यान से समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक जो समुच्चय बोधक करा था, उसकी कुछ प्रैक्टिस हैं। कशिश ने बहुत कोशिश की परंतु उसे बचा ना सकी। कोशिश तो की लेकिन रिजल्ट क्या आया, उसे बचा नहीं सकी। काम बहुत किया, ये विरोध सूचक है, विरोधी रिजल्ट तो ये आया लेकिन ऑपोजिट रिजल्ट आया। हमें इससे डर लगता है, ये आना था। हमें इससे डर लगता है किंतु ये सबसे आसान है। ये आप लोगों को विरोध सूचक में डाउट था तो मैंने डाला है। इस फल में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं अतः ये खाने के लिए ठीक नहीं है। ये क्या है, रीज़न है, कारण है। ये फल में बहुत कीड़े होते हैं, इसलिए हम इसे खाते नहीं, तो ये कारण है। जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो, ये क्या आएगा, सफल होना है तो क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उद्देश्य है ये, ठीक है। ये तो डबल आ गया, वही सेंटेंस है। तुम वहाँ जाना और वह उस व्यक्ति से बात करना, तो ये तो समान अधिकरण आपको पता है, संयोजक है, ठीक है, समुच्चय बोधक। श्याम अथवा राम में कोई एक आएगा तो ये विकल्प सूचक है, ठीक है, जिसको हम विभाजक हमने कहा, विभाजक समुच्चय बोधक। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, जो पहली बार ये सुन रहे हैं, तो इसके पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने समुच्चय बोधक के बारे में बताया था। उसकी 4 टाइप्स करवाई थी, दोनों की 4 तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न, क्योंकि तुम बच्चे हो, इट्स ऑल्सो, क्योंकि से रीज़न ही आएगा ज़्यादातर, ठीक है। तो ये कारण सूचक है और व्याधिकरण का पार्ट है। अगर मुझे वह नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा, अगर मैं नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो ये होता हो जाएगा, ये मैंने कहा था आपको, तो ये संकेत सूचक हम लगा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तुम मेरी सहायता करो जिससे मुझे तुम अच्छे लगो, ये भी संकेत ही हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांद हो, ये स्वरूप है, ठीक है। मैंने ध्यान से पहले हमने क्या करने की कोशिश, मैं बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तुम मेरी सहायता करो जिससे तुम मुझे अच्छे लगो, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है, ये भी तो आपको पता चल रहा है स्वरूप है। माना ये सब इसलिए किया है कि वह जल्दी आए, ये उद्देश्य है। 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा, ओके। यानी 1 सप्ताह, 7 दिन यानी 1 सप्ताह, ये विकल्प है, चाहे आप 7 दिन समझ लो चाहे 1 सप्ताह समझ लो, ठीक है। इसके बाद है, वह बहुत सुशील है इसलिए मुझे पसंद है, वह बहुत सुशील है इसलिए मुझे बहुत पसंद है, ये क्या है, परिमाण, परिणाम। सुशील है तो उसका रिजल्ट क्या है, मुझे पसंद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहती वो मुझे पसंद है क्योंकि वो सुशील है तो वो कारण होता। मैं बच्चा हूँ अतः मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो अतः भी एक्चुअली में इसलिए ही होता है, तो रिज़ल्ट क्या है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं बच्चा हूँ, तो ये भी क्या है, परिणाम है। अच्छा हो या बुरा पर मुझे ये काम करना है, यहाँ पे 2 हैं। अगर हम अच्छा या को देखें तो ये विकल्प बन जाता है, या तो अच्छा या बुरा, ठीक है, पर मुझे ये काम करना है, तो ये जो है तो ये समान अधिकरण ही, ठीक है, लेकिन ये संकेत सूचक है,
पर को देखें तो पर को, या को देखोगे तो अलग मीनिंग बनेगा। हमें इससे डर लगता है किंतु ये सबसे आसान है, ये हमने पीछे भी करा था, ये रिपीटेड है। इसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था विस्मयादि बोधक, जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। जिन शब्दों के द्वारा, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन हम इसे जस्ट एक सिंपल वे के तौर पे देखेंगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। विस्मयादि बोधक में क्या है कि इंटरजेक्शन है, जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, इसमें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जिसमें हमारे इमोशंस को, सडन चेंज ऑफ द इमोशंस हमारे दिखते हैं, फीलिंग्स दिखती हैं, तो इसको हम कहते हैं विस्मय बोधक। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से, अरे मोहन आज विद्यालय नहीं आया, तो यहाँ पे क्या है, अरे, ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे। शाबाश तुम खूब पढ़ो, तो यहाँ पे क्या है, शाबाश। तो ऐसे क्या होता है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके बहुत से भेद हैं, ये मैं बीच में से जैसे मैं बीच में से कुछ ही लेके चल रही हूँ, वैसे इसके बहुत से भेद हैं। जैसे विस्मय सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक, संबोधन, घृणा। आपको पता है विस्मय मतलब जहाँ पे आपको कुछ अलग मिल रहा है, कोई भी हैरानी हो रही है, इट मीन्स। हर्ष यहाँ पे खुशी है, शोक यहाँ पे दुख है, संबोधन हम जहाँ पे किसी को बुला रहे हैं, घृणा यहाँ पे ईर्ष्या हो रही है किसी से, चेतावनी जब हम किसी को खबरदार कर रहे हैं, स्वीकृति मतलब जहाँ पे हम किसी चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं, आशीर्वाद जब हम किसी को विश देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, भय सूचक जब डर वाली बात है, और क्रोध आपको पता है कि क्रोध होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ऊपर 5 ऑप्शन दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आएंगे। अरे रेखा भी नृत्य करती है, तो ये हर्ष तो नहीं है, ना तो हमें दुख है इससे, ना ही जब बहुत ज़्यादा कोई खुशी आई हुई है, ना हम उसे कोई बुला रहे हैं, ना हमें कोई घृणा है, ये हैरानी है। अच्छा तुम भी डांस कर लेती हो, अच्छा तुम भी ये कर लेती हो, अच्छा तुम भी ये हो, तो ऐसा हैरानी है। जब हम अनएक्सपेक्टेड कोई पर्सन बिहेव करता है तो उसके लिए कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विस्मय सूचक आंसर आएगा। आहा अब आएगा मज़ा, तो ये हर्ष सूचक है, खुशी से हम कहते हैं आहा हा अब मज़ा आएगा। तो शोक सूचक है, हाय बेचारे की झोंपड़ी जल गई, तो ये शोक है, दुख है, हाय बेचारे की झोंपड़ी जल गई। संबोधन सूचक क्या है, जिसमें अरे मोहन, अब देखो अरे अरे 2 बार आया है, तो अरे भी 2 सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि अरे सिर्फ एक में आएगा। अगर वो कह रहे हैं अरे रेखा भी नृत्य करती है तो विस्मय है, अरे इधर आ, तो ये क्या है, संबोधन है। छी कैसी गंदगी पड़ी है, तो ये घृणा, किसी चीज़ से इरिटेशन फील करना या किसी चीज़ को पसंद ना करना, वहाँ पे आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अरे रेखा भी नृत्य करती है, ये विस्मय सूचक है, हैरानी है। आहा अब मज़ा आएगा, ये खुशी है, तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। हाय बेचारी, हाय हम शोक के लिए यूज़ करते हैं, हमें दुख हो रहा है। अरे मोहन इधर आ, ये संबोधन था, और छी ये कैसी गंदगी है, ये घृणा है। इसके बाद इसकी 5 और जो टाइप्स हैं वो भी ऊपर ऑप्शन में दिए हैं, तो इसे भी आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो सावधान, आगे खतरा है, चेतावनी है, नाम से ही पता चल रहा है। हाँ तुम जयपुर चली जाओ, हाँ मतलब उसको परमिशन दे रही है, हाँ तुम चले जाओ, हाँ हाँ नहीं, यहाँ पे स्पष्ट आपको शब्द मिलेंगे, हाँ 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 मैं जा रही हूँ, हाँ नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ऐसी स्वीकृति है कि तो मतलब हम किसी को हाँ कह रहे हैं तो जी हाँ कह रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आएंगे स्वीकृति। तो आशीर्वाद देखो, सदा खुश रहो, चिर सौभाग्यवती बनो, हम किसी को आशीर्वाद देते हो तो ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। तो भय सूचक क्या है, बाप रे अब क्या होगा, तो ये भय सूचक है। क्रोध सूचक क्या है, अरे चुप रहते हो कि लगाऊं, तो सावधान चेतावनी था। हाँ तुम जयपुर चली जाओ स्वीकृति था। सदा खुश रहो, चिर सौभाग्यवती बनो आशीर्वाद था। और बाप रे ये भाव सूचक। अरे अब देखो, अरे तीसरी सिचुएशन में आ रहा है, अरे तुम भी ये खा लेती हो, तो ये विस्मय हो जाता। अरे तुम इधर आओ, तो ये संबोधन हो जाता। और अरे चुप रहते हो कर लगाऊं,
तो ये क्रोध को दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। यू हैव टू गिव द आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। तो आप इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना। नंबर 1, आपने यह बताना है संज्ञा की टाइप्स कितनी होती हैं। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। नंबर 2, सर्वनाम कितनी प्रकार का होता है। ठीक है। नंबर 3, क्रिया क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है। और नंबर 4, आपने बताना है कि मूल व्यंजन कितने हैं। व्यंजन, जैसे मूल व्यंजन बता रहे हो वैसे ही 5वां क्वेश्चन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं। वैसे ही मूल स्वर भी बताने हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं। सर्वनाम, क्रिया, मूल स्वर, मूल व्यंजन आपने बताने हैं। ये 5 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में। ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। अगर हिंदी में आ जाए आपको काकल्य वर्ण क्या होता है। जैसे हम पंजाबी में हमने करा था ना स्वर यंत्री, है ना, उसी को हिंदी में कहा जाता है काकल्य। तो इसे स्वर यंत्रमुखी वो लिख सकते हैं और काकल्य भी लिख सकते हैं, तो वो ह है। और अगर हम देखिए वतस्य कितने हैं, एक मिनट, अगर वो पूछे कि वतस्य कितने हैं तो इसमें आपने बताना है। ये क्या था, सॉरी ह है। ठीक है। ये क्या है, 4 हैं। मैंने आपको चार है नहीं, यहाँ पे जो नहीं आएगा, आपने न डालना है। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी करवाई थी, नस्ल न डाल लेना है आपने। ठीक है। नस्ल 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 र, ठीक है, नस्ल आएगा। ठीक है। हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। हिंदी में संघर्षी व्यंजन कितने हैं, तो ये 3 हैं। ठीक है। हिंदी में विवृत वर्ण कितने हैं, तो वो 1 है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्या है, हिंदी में अर्ध विवृत कौन से हैं, ये आपको मैंने बताया था। अर्ध संवृत कौन से, अर्ध विवृत कौन से हैं, तो ये आपने एक डायग्रामेटिक वे से करना है। मैंने आपको वो डायग्राम बनवाई भी थी, तो मैं यहाँ पे फिर से वो डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपकी वो डायग्राम थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे हमने ऐसी डायग्राम करी थी ना, तो आप लोगों ने इसे ये डायग्राम याद कर लेनी है। यहाँ पे क्या था, ई ऊ ऊ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एड़ी वाला, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एड़ी। यहाँ पे क्या था, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था ये, और एज एग्जैक्ट यहाँ पे अंतर्बंध यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। इससे आपको क्लियर हो जाएगा सवृत, विवृत और अर्धविवृत जो हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। और अगर आप चाहो तो वी विल रिपीट इट। देन थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपका शब्द बोध का टॉपिक था, तो यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।
तो यहाँ पे घबराना नहीं है, अभी तो असली उड़ान आपकी बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो आप लोगों ने छोटे छोटे समुद्रों को लांघा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और अगर आप इस आसमान में पहुँच सकते हो तो उसमें आप अपने पंख फैला के उड़ भी सकते हो। देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, like the video, ठीक है, and press the bell icon. Thank you so much. Comment your answer in comment box. Then आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग दिस रिविजनल लेक्चर्स। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो फिर भी आपको लगे कि इसको रिपीट करना है, कुछ समझ नहीं आया, तो इट्स ओके, हम एक डिस्कशन लेक्चर ले लेंगे लाइव, ठीक है, लाइव सेशन हो जाएगा वो हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।